दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान। दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, उसे निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे दे। इसी मामले में एसबीआई ने जानकारी देने की तारीख 30 जून कर बढ़ाने की मांग की थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च 2024 तक यह जानकारी हर हाल में देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट 15 मार्च तक 2024 को शाम 5 बजे जारी करनी होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हरीश साल्वे एसबीआई बैंक के पक्ष से पैरवी कर रहे थे। वहीं पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ जाने माने वकील प्रशांत भूषण एडीआर की ओर से पैरवी कर रहे थे। एडीआर ने एसबीआई को और समय देने की मांग करने वाली याचिका के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जाबी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। कोर्ट में हरीश साल्वे ने एसबीआई का पक्ष रखते हुए, हमारी एकमात्र समस्या यह है कि हम पूरी प्रतिक्रिया का रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी ने सुनिश्चित किया है कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम ना हो। हमें बताया गया था इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार डोनर्स की जानकारी और राजनीतिक दलों की जानकारी दोनों ही मुंबई ब्रांच में है, तो आपके पास दोनों की जानकारी एक साथ मुंबई में ही तो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा है कि डोनर्स की जानकारी और पार्टियों ने जो चंदा भुनाया है उसकी जानकारी देनी है। एसबीआई कह रहा है कि उन्हें क्रॉस मैचिंग करनी है। कोर्ट ने यह कहा कि जो डेटा आपके पास उपलब्ध है उसे जारी कर दीजिए, इसे मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता और इलेक्टोरल बॉन्ड का काम करने वाली अंजलि भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट को अपने मूल फैसले पर कायम है जिसमें खरीदे गए भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी, नाम, धनराशि और तारीखों को जारी करने का आदेश दिया था। एसबीआई 2024 के चुनाव से पहले डोनर्स के नामों का सार्वजनिक करने से बच रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की चेतावनी दी है। वहीं सीजेआई ने एसबीआई से कहा, आपको कुछ बातों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया? आपके हलफनामे में इस पर एक शब्द नहीं लिखा गया है। बॉन्ड खरीदने वालों के लिए एक केवाईसी होती है, तो आपके पास बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी तो ही है। इस बार हरीश साल्वे ने कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, हमारे पास जानकारी है, डोनर से मिलान करने में वक्त लगेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जानकारी अगर सील कवर में है तो उस सील कवर को खोलिए और जानकारी दीजिए। हरीश साल्वे ने कहा, आदेश को 2 पार्ट के बी और सी, अगर आप बी और सी के बीच में किसी तरह का ब्रिज नहीं चाहते हैं, अगर खरीदारी की जानकारी को पार्टी से मिलाना नहीं है तो हम जानकारी 3 हफ्ते में दे देंगे। हमें लगा है कि आप एक को रिलेशन भी दिखाने की बात कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा है कि बैंक को कोर्ट का पहले दिया हुआ आदेश मानना होगा। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अवमानना के अपने अधिकार इस्तेमाल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है या एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी
भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। वहीं एसबीआई इस आधार पर समय मांग रहा है कि चुनावी बॉन्ड को डिकोड करने और डोनर्स के चंदे से मिलाने में वक्त लगेगा। यह प्रक्रिया इस जटिल और समय लेने वाली है। इसमें लगता है कि एसबीआई मोदी सरकार का पक्ष ले रही है और 2024 लोकसभा चुनाव को उनके जीत दिलाने में कुछ अड़चन आएगी। एसबीआई के अपने नियम हैं, इसके तहत उन्हें कोड की मांग पर जानकारी देनी होगी। एसबीआई की याचिका के अनुसार जिसने बॉन्ड दिया और जिसने चंदा लिया उसकी जानकारी अलग अलग है, एक जगह नहीं है, लेकिन दोनों को मुंबई शाखा में रखा गया है। ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीट याचिका में एसबीआई से कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दो जगह है और इसका मिलान करने की जानकारी जारी करना एक लंबी प्रक्रिया है। इसलिए कोर्ट आदेश का पालन करने के लिए 30 जून तक का वक्त दें। आखिर वक्त उनको किस चीज का चाहिए? मोदी सरकार को बचाने के लिए। बीते सप्ताह एसबीआई ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका डाली थी। एसबीआई ने कहा था कि यह अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहता है। हालांकि डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। क्या जो एसबीआई का बॉन्ड खरीदते हैं उनके पास काला धन है जो छुपाएंगे वो? अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है। इससे तो यही लगता है कि वो काले धन को बचा रहे हैं एसबीआई वाले। बैंक ने कहा था कि 2 जनवरी 2018 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में तैयार की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर थी। इसके क्लॉज 7(4) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हर सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदार की जानकारी को गोपनीय रखें। आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए? एसबीआई ने याचिका में कहा था, हमारी एसओपी के सेक्शन 7.1.2 में साफ कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली की केवाईसी जानकारी को सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम में न डाला जाए। ऐसे में ब्रांच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उनका कोई सेंट्रल डेटा एक जगह पर नहीं है, जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या। ये डेटा किसी सेंट्रल सिस्टम में नहीं है। तो फिर ये बताए कि जो जनधन बैंक अकाउंट खोलते हैं उसकी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर इतनी जल्दी क्यों उपलब्ध हो जाती है? बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान गोपनीय ही रहे या सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड जारी करने से संबंधित डेटा और बॉन्ड को भुनाने से संबंधित डेटा दोनों के दो अलग अलग जगहों में रखा गया है और कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं रखा गया है। सभी खरीदारों को जानकारी को जिन ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं वहां एक सीलबंद कवर में रखा गया है। फिर इन सीलबंद कवर को एसबीआई की मुख्य शाखा जो मुंबई में है वहां दिया गया। अगर कोई अदालत इसकी जानकारी की मांगती है या जांच एजेंसी किसी आपराधिक मामले में इस जानकारी को मांगती है तभी खरीदार की पहचान साझा की जा सकती है। तो आखिर एसबीआई किसको बचाना चाहती है, कोई आपराधिक मामले या मोदी सरकार को? बैंक ने अपनी याचिका में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदारी की पहचान को गोपनीय रखने के लिए बैंक ने बॉन्ड की बिक्री और उसे भुनाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की है, जो बैंक की देश भर में फैली 29 अधिकृत शाखाओं में फॉलो की जाती है। दोस्तों, आज की खबर से निचोड़ ये निकलता है कि लगता है एसबीआई मोदी सरकार को बचाना चाहती है। अडानी, अंबानी या इन जैसे और भी उद्योगपति जो मोदी सरकार को अनचाहा पैसा दे रहे हैं या अपना काला धन दे रहे हैं, उसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए वो इस याचिका में देर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की याचिका में अड़चन बन रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।